हेलो एस्पायरेंट्स, हम 10th दिसंबर के न्यूज आइटम्स देख लेते हैं। 10th दिसंबर के लिए हमने हिंदू न्यूज़पेपर से ये 10 न्यूज आइटम सिलेक्ट किए। पहला है एक्स आईएफ चीफ त्यागी हेल्ड इन अगस्ता केस। तो ये फॉर्मर इंडियन एयरफोर्स के चीफ एयर चीफ मार्शल एसपी त्यागी है जो रिटायर्ड है। इनको सीबीआई ने अरेस्ट किया है। उनका कजिन है एक संजीव त्यागी और एक लॉयर है गौतम खेतान। इन तीनों को सीबीआई ने फिलहाल अरेस्ट किया है। काफी और इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व है इसमें जिनके अरेस्ट हो चुके हैं। तो ये सारा अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआई हेलीकॉप्टर डील का केस है। तो ये 3700 करोड़ का डील था जिसके अंदर करप्शन इन्वॉल्व था जो बाहर आया है, जिस वजह से ये केस फाइल हुआ है। तो हम पूरा ये डिटेल देख लेते हैं। ये यहाँ है। तो ये 1999 में था कि इंडियन एयरफोर्स ने ये प्रपोजल डाला कि उनको 8 हेलीकॉप्टर्स परचेस करनी होगी वीवीआईपी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, वीवीआईपी ड्यूटीज के लिए। तो ये प्रपोजल लाया गया। 2001 में ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स फाइनलाइज किए गए और इनको 2002 में ग्लोबल टेंडर भी इशू किया गया। तो 4 वेंडर्स सामने आए जो इसमें इंटरेस्टेड थे। उसमें से 3 को गवर्नमेंट ने शॉर्टलिस्ट किया। एक रशिया के थे MI-172, एक यूरोकॉप्टर के और एक अगस्ता वेस्टलैंड की हेलीकॉप्टर थी। तो ये 3 हेलीकॉप्टर्स शॉर्टलिस्ट हुए थे टेंडर्स। और फिर उसके बाद जब क्वालिफिकेशन टेस्ट हुआ तो अगस्ता वेस्टलैंड डिस्क्वालीफाई हो गई क्योंकि वो 6000 मीटर फ्लाइंग हाइट नहीं थी, उसकी कैपेबिलिटी, फ्लाइंग कैपेबिलिटी उसकी 4500 मीटर तक ही फ्लाइंग कैपेबिलिटी थी। तो ये पॉइंट जो था उसकी वजह से अगस्ता वेस्टलैंड डिस्क्वालीफाई हो गया। तो अब बचे 2। उन 2 में से भी बाद में पता चला कि सिर्फ यूरोकॉप्टर ही एलिजिबल है, जो ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट जो फाइनलाइज हुआ था उस बेसिस पे। तो 2003 में पीएमओ प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस ने बोला कि ये सिंगल वेंडर सिचुएशन नहीं होनी चाहिए, तो ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स को रेक्टिफाई किया जाए। क्योंकि अगर सिंगल वेंडर सिचुएशन होगा तो जो प्राइस वो कोट करेंगे हमारे पास निगोशिएशन का एरिया नहीं होता फिर। तो इसलिए ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स रिवाइज किए गए। तो अब उसका सीलिंग 4500 मीटर्स रखा गया, कैबिन हाइट रिड्यूस किया गया। तो अगस्ता वेस्टलैंड भी एलिजिबल हो गई। तो ये हुआ 2005 में। और 2006 में फाइनली डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने ये एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी का ऑर्डर डाला और फाइनली ये अगस्ता वेस्टलैंड को ये डील मिली। तो ये अगस्ता वेस्टलैंड को डील मिलने के बाद निगोशिएशंस भी हुए, फाइनल पेमेंट फाइनलाइज हुआ कि कितना कॉस्ट होगा। तो अराउंड 3726 करोड़, 27 करोड़ समझ लो, ये फाइनल हुआ। और इसके अंदर फिर डिलीवरी भी हुई है, 3 हेलीकॉप्टर्स डिलीवर किए गए। पर इस सारे डील में करप्शन चार्जेस लगे इटली में, क्योंकि अगस्ता वेस्टलैंड जो है ये कंपनी इटालियन कंपनी की सब्सिडियरी है। तो इटालियन कंपनी है फिन मैकेनिका, ये कंपनी है इटली में, उसका एक सब्सिडियरी अगस्ता वेस्टलैंड है। और इसके अगेंस्ट अनएथिकल डीलिंग्स, मिडलमैन के चार्जेस लगे जो इसमें करप्शन में इन्वॉल्व थे अगस्ता वेस्टलैंड डील में। तो इस वजह से सीबीआई ने भी इनके अगेंस्ट केसेस रजिस्टर किया। एयर चीफ मार्शल, इंडियन एयर चीफ जो मार्शल थे उनके अगेंस्ट। तो अब यहाँ पे सीबीआई की और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो ये सब केसेस देखती है उनके ऊपर ये इन लोगों के ऊपर केसेस फाइल हुए और ये प्रोसिक्यूशन हो रहा है इन पे। तो ये फिन मैकेनिका जो कंपनी है इसको भी हमने ब्लैंकेट बैन में डाल दिया था कि इस कंपनी से, इसकी कोई भी सब्सिडियरी से कोई सप्लाई, कोई डीलिंग नहीं हो। बट देन ये डिफिकल्ट हुआ। इटली में ऑलरेडी केस चल रहा है। फिन मैकेनिका के सीईओ जो है गिसेप्पी, उनको भी अरेस्ट किया गया है, उनके अगेंस्ट भी केस चल रहा है, उनको सजा भी सुनाई गई है, जेल टर्म सुनाई गई है। तो ये सारे केसेस यहाँ चल रहे हैं। तो फिन मैकेनिका का ये ब्लैंकेट डीलिंग बाद में पता चला कि डिफिकल्ट होगा, क्योंकि ऑलरेडी जो हमारे पास इक्विपमेंट्स है उनके सर्विसिंग के लिए कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हम फिन मैकेनिका पे ब्लैंकेट बैन नहीं डाल सकते। तो फिर बाद में गवर्नमेंट ने थोड़े रिस्ट्रिक्शंस डाले हैं और ब्लैंकेट बैन को थोड़ा रिड्यूस किया है। तो जो प्रेजेंटली एग्जीक्यूशन चल रहा है, कॉन्ट्रैक्ट अंडर एग्जीक्यूशन, वो चलते रहेंगे। नए के लिए उनको रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल उनको नहीं दिया जाएगा, फिन मैकेनिका को नहीं दिया जाएगा। तो ये रिस्ट्रिक्शंस डाले गए। तो फिलहाल जो न्यूज यही है कि इनको अरेस्ट किया गया है, ये सीबीआई ने अरेस्ट किया। ये फर्स्ट टाइम है कि एक एयर चीफ मार्शल अरेस्ट हुआ है। हेड ऑफ सर्विसेज वो रह चुके, चीफ ऑफ एयर स्टाफ रह चुके हैं, तो उनका अरेस्ट हुआ है।
ऑफ कोर्स वो कह रहे हैं कि ये जो चेंज किया गया था उनके टेन्योर में किया गया था, पर वो एक कलेक्टिव डिसीजन था, तो वो जैसे हमने अभी डिस्कस किया वो रीजंस की वजह से हुआ था। बट देन द जस्टिफिकेशन इज नॉट सफिशिएंट, क्योंकि करप्शन इन्वॉल्वमेंट था, मनी पास ऑन हुआ है। इवन और एक पर्सन है ब्रिटिश मिडलमैन क्रिश्चियन मिकेल, इनका भी एक्स्ट्राडिशन हम ट्राई कर रहे हैं। तो ये 300 ट्रिप्स लगा चुके थे इंडिया में 1997 और 2013 के बीच में। तो 1997 में हमने ये इनिशिएट किया था रिक्वायरमेंट कि हमको हेलीकॉप्टर्स चाहिए। तो ये जो है करप्शन इन्वॉल्व है और मनी जो इतना गया है 450 करोड़ रुपीज, दैट इज 12% ऑफ द एंटायर डील, ये ब्राइब्स मनी पे किए गए हैं। तो ये जो पूरा मनी इन्वॉल्व है तो वो क्लियरली बताता है कि ब्राइबरी हुई है, करप्शन हुआ है। तो हम सुनेंगे आगे क्या प्रोसीडिंग्स होती है, क्या फाइनल होता है इस केस में भी। अगला न्यूज आइटम है कीप योर प्रॉमिस ऑन कैश विड्रॉवल लिमिट, सुप्रीम कोर्ट टेल्स गवर्नमेंट। सो सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट को कह रही है कि कैश विड्रॉवल लिमिट जो आपने सेविंग्स अकाउंट पे डाला है कि मैक्सिमम 24,000 निकाल सकते, इसको आप ये प्रॉमिस को फुलफिल करो, क्योंकि बैंक्स फिलहाल मना कर रही है, उनके पास पैसा ही नहीं है लोगों को देने को, तो वो 2,000, 4,000, 8,000 मैक्सिमम देती है। तो ये गवर्नमेंट प्रॉमिस ने किया है लेकिन वो प्रॉमिस फुलफिल नहीं हो रही है, तो ऐसे कैसे हो सकता है। गवर्नमेंट ने अगर डिमोनेटाइजेशन इनिशिएट किया है तो उनको रेडी भी होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चन कर रही है कि क्या डिमोनेटाइजेशन एक इम्पल्सिव डिसीजन था, स्पर ऑफ द मोमेंट में बस ऐसे ही डिसाइड कर लिया कि पूरी तैयारी करने के बाद इसको इम्प्लीमेंट किया गया। तो सुप्रीम कोर्ट अभी फिलहाल डिमोनेटाइजेशन के ऊपर पिटिशन सुन रही है, काफी सारे पिटिशंस फाइल किए गए इसके अगेंस्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये सारे पिटिशंस को एक साथ करके 3 जज बेंच ये सुन रही है, जिसका हेड भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस टी.एस. ठाकुर है। तो ये 3 जज बेंच ने ये भी कहा है कि वो डिबेट सुनेगी और अगर सजेशंस है कि इसको लार्जर बेंच को रेफर किया जाए तो वो भी किया जाएगा। तो मेजर 10 पॉइंट्स है जिसपे इशू है। तो एक है कि क्या ये डिमोनेटाइजेशन इलीगल है, अल्ट्रा वायर्स मतलब इलीगल है, क्योंकि आरबीआई एक्ट के अंदर डिमोनेटाइजेशन अलाउड है, कर सकते, पर इतना बल्क में डिमोनेटाइजेशन कि 86% ऑफ द करेंसी इन सर्कुलेशन सारी की सारी डिमोनेटाइज हो जाए, क्या ये वो प्रोविजन के अंदर अलाउड है? क्योंकि थोड़ी करेंसी डिमोनेटाइजेशन हो सकती है, वो पावर यहाँ है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि ये क्या एक्सेसिव डेलीगेशन है? तो डेलीगेशन मतलब एक्ट बनाना लेजिस्लेचर का काम है, उसका इम्प्लीमेंट करना एग्जीक्यूटिव का काम है, पर क्या ये डेलीगेशन के डिमोनेटाइज कर सकते, इसको ऐसे इंटरप्रेट किया गया है कि फुल स्केल डिमोनेटाइजेशन कर सकते, तो क्या ये एक्सेसिव डेलीगेशन हो गया? लेजिस्लेचर को ये डिसाइड करना चाहिए कि ये ऐसा एक्ट होना चाहिए कि नहीं, तो ये एक्सेसिव डेलीगेशन है कि नहीं, वो एक क्वेश्चन है। दूसरा है कि मतलब लेजिस्लेचर लॉ पास करके करे, एग्जीक्यूटिव को वो डेलीगेट कर रही है कि बाकी का इम्प्लीमेंटेशन आप करो, तो क्या ये एक्सेसिव डेलीगेशन हो गया, ज्यादा का डेलीगेशन हो गया? तीसरा है कि क्या ये पीपल्स राइट्स को वायलेट करता है, आर्टिकल 14 जो राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम है, क्या इसका वायलेशन हो रहा है? क्या ये प्रोसीजरल अनरीजनेबल है कि प्रोसीजर में जैसे इम्प्लीमेंट हो रहा है वो अनरीजनेबल है? और बाकी है कि क्या कोऑपरेटिव बैंक्स को इससे एक्सक्लूड किया, तो क्या ये डिस्क्रिमिनेशन है? जुडिशियल रिव्यू हो सकता है कि नहीं इस मैटर? तो ये सारे मेजर पॉइंट्स है जो सुप्रीम कोर्ट अभी डिस्कस करेगी और इस पे जजमेंट देगी। पर सुप्रीम कोर्ट ने डिमोनेटाइजेशन को स्टे नहीं किया, मतलब डिमोनेटाइजेशन कंटिन्यू होगा और पेटिशंस भी सुप्रीम कोर्ट सुनेगी और इस पे जजमेंट भी देगी। नहीं तो डिसीजन स्टे हो जाता, मतलब वो इनइफेक्टिव हो जाएगा जब तक जजमेंट नहीं आता, पर इस केस में ऐसा नहीं किया गया है। फिर अगला न्यूज आइटम भी वही है कि क्या गवर्नमेंट ने माइंड अप्लाई किया था डिमोनेटाइजेशन करने से पहले, क्योंकि कैश क्रंच अभी तक चल रहा है 1 महीना होने के बाद भी। तो वो क्वेश्चन है कि 91 लोग मर गए डिमोनेटाइजेशन की वजह से, ये एक सबमिशन भी है सुप्रीम कोर्ट के सामने। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं मुकुल रोहतगी कि ये एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है, इतने सारे लोग नहीं मरे, ये सिर्फ अपोजिशन का हाईलाइटिंग हो रहा है अपोजिशन की तरफ से। फिर अगला न्यूज आइटम है डीयू फोटोकॉपी केस, कोर्ट रिस्टोर्स कॉपीराइट सूट बाय पब्लिशर्स फॉर ट्रायल। सो ये सितंबर 2016 का सुप्रीम कोर्ट का दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट था, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट में सिंगल जज ने ये रूलिंग किया था कि जो ये कॉपीराइट
है, वायलेशन नहीं हो रहा है। तो ये क्या केस था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये फोटोकॉपी सर्विस है, रामेश्वरी फोटोकॉपी सर्विस, ये कोर्स पैक्स बनाती है। तो जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का सिलेबस है उस हिसाब से जो जो यूनिट्स रिक्वायर्ड है वो सारे इंटरनेशनल पब्लिशिंग हाउसेस की बुक्स से फोटोकॉपी किए जाते हैं और सब एक साथ करके कोर्स पैक बनाया जाता है जो स्टूडेंट्स यूज करते हैं। तो ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, सब यूनिवर्सिटीज के बुक्स इसमें इन्वॉल्व है और ये कोर्स पैक्स यूज कर सकते हैं क्योंकि इंडिया के कॉपीराइट एक्ट के अंदर ये है कि अगर टीचिंग पेडागॉगी पर्पसेस के लिए जेरोक्स किया जाता है तो वो कॉपीराइट वायलेशन नहीं है, रेप्लिका किया जाता है। तो ये सुप्रीम दिल्ली हाई कोर्ट ने, ये सिंगल जज ने ये रूलिंग दिया था कि ये कॉपीराइट वायलेशन नहीं है क्योंकि ये एक्सेप्शन में आता है। बट देन इतना बल्क में होता है, इतने सारे स्टूडेंट्स लेते हैं और फिर उनको कोई इंसेंटिव नहीं है कि वो एक्चुअल बुक ले, तो ये बुक्स जो ये पब्लिशर्स है उनका ह्यूज लॉस होता है। तो वो मार्केट में बुक लाएंगे ही क्यों जब लोग खरीदेंगे नहीं, और जेरोक्स करके, पार्ट्स जेरोक्स करके अगर यूज करेंगे तो उनके लिए सर्वाइव होना डिफिकल्ट है, उनके लिए मार्केट करना डिफिकल्ट है। सो ये जो पॉइंट है, कॉपीराइट इशू है, ये अगेन पिटिशन किया गया, इसके ऊपर अपील किया गया। तो अभी ये लार्जर बेंच इसका केस सुनेगी, तो ये फिर से ट्रायल पे जाएगा। तो ये न्यूज है। फिर अगला न्यूज आइटम है डिसेबल्ड चिल्ड्रन मिस आउट ड्यू टू लैक ऑफ सपोर्ट सर्विसेज। सो इंडिया में डिसेबल्ड जो है उनको स्कूलिंग नहीं मिलता प्रॉपरली। 45% ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, PWDs, इलिटरेट है। तो ऐसा ये रिपोर्ट आया है, इंडिया सोशल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2016 में ये क्लियरली आया है। इवन इलिटरेट मेल्स में सिर्फ 38% है, फीमेल्स में 55% है। ओवरऑल लिटरेसी रेट इंडिया का 74% है। तो ये रेट्स काफी हाई है, इलिटरेसी रेट्स। इवन केरला जो नियर टोटल लिटरेसी स्टेट है उसमें भी 33.1% ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज इलिटरेट है। तो ये काफी शॉकिंग फिगर है। इवन उनको एजुकेशनल फैसिलिटीज अटेंड करने में थोड़ी असिस्टेंस जो चाहिए, असिस्टिव डिवाइसेस चाहिए, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज चाहिए, वो अवेलेबल नहीं है इजीली। इवन हेल्थ सेक्टर में भी यही देखा जाता है कि उनको कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब वगैरह ऑब्स्टिकल्स बनते हैं कि वो हेल्थ केयर फैसिलिटीज भी एक्सेस कर सके। इवन जब स्कूलिंग नहीं है, इलिटरेसी है, तो इवन एम्प्लॉयबिलिटी पे अफेक्ट होता है। 64% ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज इन इंडिया आर नॉन वर्कर्स, जो काम नहीं करते। तो ये सारे शॉकिंग फिगर्स है। इवन केरला में भी ये फिगर काफी हाई है, इट्स अमंग्स द वर्स्ट परफॉर्मर्स। 74.52% ऑफ द persons with disabilities are non-workers. ये सारा data is an eye-opener that we need to work on the disabled population in India. So ये disabled population figure भी खाली 2.2% है टोटल पॉपुलेशन का, बट यहाँ पे भी कहा जाता है कि ये अंडर रिपोर्टिंग की वजह से भी है क्योंकि वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग 4 to 8% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन इज डिसेबल्ड। इवन डिसेबल्ड में मैक्सिमम है मूवमेंट डिसेबिलिटी, देन कम्स हियरिंग एंड विजुअल डिसेबिलिटी। इवन मेंटल इलनेस और मेंटल रिटार्डेशन का लोवेस्ट प्रोपोर्शन है पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज में इंडिया में। तो इसका एक रीजन ये भी है कि जो इसका रिपोर्टिंग थोड़ा डिफिकल्ट होता है, पीपल डोंट रिपोर्ट इट क्योंकि इसके साथ एक स्टिग्मा इन्वॉल्व है कि एक बुरा नाम हो जाता है, ये लोगों को बताने को शर्मिंदगी महसूस होती है, तो इसीलिए ये अंडर रिपोर्टेड भी है। अगला न्यूज आइटम है सुप्रीम कोर्ट एग्जेम्प्ट्स डिसेबल्ड फ्रॉम एंथम ऑर्डर। तो ये सुप्रीम कोर्ट का नवंबर 30 का जो ऑर्डर था कि हर मूवी स्क्रीनिंग से पहले हर सिनेमा हॉल में नेशनल एंथम प्ले करना चाहिए, सब लोगों को खड़े रहना होगा और सारे डोर्स क्लोज करने होंगे। तो अभी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के सामने एक पिटीशन फाइल किया गया है, तो इसको सुनने के टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफिकेशन दिया है कि फिजिकली चैलेंज जो है, डिसेबल्ड है, उनके ऊपर कोई कंपल्शन नहीं है खड़ा होना। और दूसरा कि ये जो डोर्स क्लोज करना है, इसका मतलब ये नहीं कि डोर्स को कंप्लीटली बंद कर दिया जाए, बोल्ट किया जाए, क्योंकि पहले एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर रह चुका है जजमेंट 2011 में उपहार फायर ट्रेजेडी केस में, इसको हमने पहले भी डिस्कस किया न्यूज में। इसमें सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि सिनेमास को डोर्स लॉक नहीं करने चाहिए जब लोग अंदर मूवी देख रहे हैं। तो ये ऑर्डर कॉन्ट्रडिक्ट करता है अभी फिलहाल, इसलिए ये क्लियरिटी भी दिया गया है कि सिर्फ ये, इसका मतलब ये था डोर्स क्लोज करने का कि कोई डिस्टर्बेंस ना हो, इसलिए।
और दूसरा पॉइंट जो ये प्ली था, पेटिशन था सुप्रीम कोर्ट के सामने, ये फिल्म सोसाइटी ने, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल सोसाइटी ने ये पेटिशन फाइल किया था, क्योंकि उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल मूवी स्क्रीनिंग जो होती है उसके अंदर फिल्म फेस्टिवल्स में इंटरनेशनल डेलीगेट्स आते हैं, और जब हर मूवी से पहले अगर नेशनल एंथम प्ले किया जाए तो उनको 5 बार खड़े रहना पड़ता है हर मूवी स्क्रीनिंग से पहले नेशनल एंथम के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट को इस पर गुस्सा आ गया, उन्होंने कहा इसमें प्रॉब्लम क्या है, 5 बार खड़े रहना है, 20 बार भी खड़े रहना है अगर नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट देने को, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया गया। अगला न्यूज आइटम है साउथ कोरिया प्रेसिडेंट लूजेस पावर। तो ये साउथ कोरियन प्रेसिडेंट पार्क गेन-ह्ये है, जो साउथ कोरिया की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट है। इनके अगेंस्ट इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स किए गए, पार्लियामेंट में वोटिंग हुआ इनको निकालने के लिए, और ये पास हो गया। तो ये पार्क गेन-ह्ये अभी फिलहाल इम्पीच नहीं है, पर इनको सस्पेंड कर दिया गया है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ साउथ कोरिया अभी एक्टिंग प्रेसिडेंट बन चुके हैं, और ये जो इम्पीचमेंट है ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के सामने जाएगा, जिसके पास 180 डेज है ये डिसाइड करने को कि इम्पीचमेंट वैलिड है या नहीं। तो एक बार इम्पीचमेंट वैलिड प्रूव हो गया तो पार्क गेन-ह्ये इम्पीच्ड हो जाएगी, शी लूज द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट। तो ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने पहले एक बार भी प्रेसिडेंट रोह मू ह्युन के अगेंस्ट इम्पीचमेंट चार्जेस पास हुए थे पार्लियामेंट में 2004 में, पर उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में 2 महीने के अंदर ही इसको खारिज कर दिया और रोह फिर से प्रेसिडेंट बन गए। तो फिलहाल इस केस में क्या होगा हमको देखना पड़ेगा, न्यूज फिर से आएगी ये जब कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट अपना डिसीजन देगी। तो ये जो पार्क गेन-ह्ये के अगेंस्ट जो चार्जेस थे वो करप्शन चार्जेस ये थे कि उनका जो क्लोजनेस था ये मिस चोई से, तो ये मिस चोई उनको काफी हद तक असिस्ट करती थी और उनके डिसीजंस इनसे इन्फ्लुएंस होते थे, और मिस चोई के अगेंस्ट करप्शन चार्जेस है। तो ये जो है बैकडोर डिसीजंस जो लीगल प्रोसेस से नहीं होते थे, उसकी वजह से भी द प्रेसिडेंट जो है मिस पार्क का, उनका नाम खराब हुआ है। इवन उनकी खुद की पार्टी के लोगों ने भी उनके अगेंस्ट वोट किया इम्पीचमेंट में। तो उन्होंने इसके ऊपर क्लैरिटी भी नहीं दी कि उन्होंने ये सब क्यों किया या क्या हुआ है, क्या क्लैरिटी देना चाहिए, क्योंकि स्ट्रीट प्रोटेस्ट हो रहे थे, पर उसमें भी उन्होंने अपनी वॉइस क्लियरली रेज नहीं की, कि क्लैरिफिकेशन नहीं दिया, ताकि इस हद तक ये मामला बिगड़ गया कि उनके अगेंस्ट इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स भी हो गए। तो ये पूरा है बात, ज्यादा डिटेल्स हमको जरूरत नहीं है। अगला न्यूज आइटम है 30 किल्ड इन बोको हराम सुसाइड अटैक इन नाइजीरिया। तो बोको हराम एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इस्लामिक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो अफ्रीकन की नाइजीरिया कंट्री में नॉर्थ ईस्ट में डोमिनेंट है। तो यहाँ पे इन्होंने काफी क्रिमिनल एक्टिविटीज की है। 7 साल से ये अपराइजिंग चालू है, 20,000 से ज्यादा लोग मर चुके हैं, 2.6 मिलियन रेफ्यूजीज है जो ये जगह छोड़ चुके हैं, ये एरियाज। तो फिलहाल गवर्नमेंट एक मासिव ऑपरेशन भी कर रही है नेबरिंग कंट्री से साथ मिलके टू एंड बोको हराम। तो बोको हराम ऑर्गेनाइजेशन कहाँ है? नाइजीरिया में। ये एस्पेक्ट हमको पता होना चाहिए क्योंकि यूपीएससी प्रीलिम्स में जनरली ऐसे सवाल पूछती है। और ये बोको हराम का सबसे प्रोमिनेंट जो अटैक था वो ये चिबोक में अटैक था, जहाँ पे उन्होंने स्कूल को अटैक किया था, और गर्ल्स स्कूल थी ये, जहाँ के गर्ल्स 278 गर्ल्स को इन्होंने किडनैप कर लिया था। उसमें से काफी भाग भी गई है, थोड़ों को छोड़ा भी गया है बोको हराम ने, पर अभी भी गर्ल्स उनके पास यहाँ अबडक्टेड है, किडनैप्ड है। तो फिलहाल जो है बोको हराम के अगेंस्ट नाइजीरिया और एडजॉइनिंग कंट्रीज एक ऑफेंसिव भी कर रही है, जिनसे इनकी एरियाज काफी श्रिंक भी हो गई है। तो ये नाइजर, छाद और कमेरून, ये 3 कंट्रीज है जो नाइजीरिया की इस तरफ नेबर्स है। तो वो साथ में यहाँ पे जो ये काफी श्रिंक हो गया है बोको हराम का एरिया, संबीसा फॉरेस्ट रीजन में यहाँ पे मेजरली अभी कॉन्सेंट्रेटेड है। पर फिर भी उन्होंने अटैक किया है, फीमेल अटैक्स, टेररिस्ट अटैक हुआ था यहाँ पे, फीमेल सुसाइड बॉम्बर्स यूज करके। अगला न्यूज आइटम है इंडस्ट्रियल आउटपुट श्रिंक्स 1.9% एज मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स।
तो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन IIP, इसको हमने डिटेल में पहले देखा है। तो ये IIP का जो इंडेक्स है, इकोनॉमी श्रिंक हो रही है, इकोनॉमिक एक्टिविटी लो है। तो अक्टूबर में भी यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमने देखा इकोनॉमिक प्रोडक्शन कम हुआ है कंपैरेटिवली। पर इसका एक रीजन ये भी है कि बेस इफेक्ट आता है। ये बेस इफेक्ट क्या होता है कि अगर प्रीवियस ईयर बेटर, मच बेटर, एक्सेप्शनली हाई परफॉर्मिंग ईयर था, या इस केस में मंथ है, तो मंथ ईयर ऑन ईयर बेसिस मंथ कंपेयर हो रहा है, अक्टूबर 2016 कंपेयर्ड विद अक्टूबर 2015। तो यहाँ पे अक्टूबर 2015 जो मंथ था ये काफी हाई ग्रोथ रेट का मंथ था, 9.9% ग्रोथ हुआ था। तो अगर उसको इस साल से कंपेयर करेंगे तो हमको बहुत कम ग्रोथ दिखेगी कंपेरेटिवली देन दिस, एंड इवन नेगेटिव ग्रोथ भी दिखेगी। तो ये एक बेस इफेक्ट हो जाता है। अगर बेस नॉर्मल नहीं है तो बेस इफेक्ट आ जाता है, जिससे डेटा ट्विस्ट हो जाता है, बिकॉज इट डज नॉट गिव यू क्लियर आइडिया। फिर लास्ट न्यूज आइटम है, इंडिया रिपोर्ट्स फिशरी सब्सिडीज एम्स टू प्रोटेक्ट पुअर फिशर folk। सो ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को इंडिया ने रिपोर्ट दिया कि इंडिया में फिशरी सब्सिडीज क्या दी जाती है, फिशरी सब्सिडी स्कीम क्या है और कितना हेल्प होता है किस सेक्शन को। तो ये सारा इसलिए किया गया है क्योंकि WTO के पास, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के पास डिमांड्स आई है US और बाकी डेवलप्ड कंट्रीज का एक ग्रुपिंग का, जिन्होंने कहा है कि सब्सिडीज जो इलीगल, अनरेगुलेटेड और अनरिपोर्टेड फिशिंग को दिया जाता है, इसको IUU फिशिंग कह रहे हैं कि इलीगल फिशिंग है जो अलाउड नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से, जिसके ऊपर कोई रेगुलेशन नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है और जो रिपोर्ट भी नहीं होती। तो ये सारी फिशिंग को सब्सिडीज नहीं मिलनी चाहिए, इनको बैन होना चाहिए इन पर सब्सिडीज पे। तो ये इन ग्रुपिंग का डिमांड है। तो इस बेसिस पे WTO की जो कमिटी ऑन सब्सिडीज है वो सबसे उन्होंने सबसे रिक्वेस्ट किया है डिटेल्स देने को। तो इंडिया ने भी इनके सामने नोटिस भेजी है जिसमें उन्होंने डिटेल्स दिया है अपनी फिशरी सब्सिडी स्कीम का। गवर्नमेंट कहती है 2014-15 में 284 करोड़ सब्सिडी दी गई, जिसमें से मेजर चंक हाई स्पीड डीजल के लिए दिया गया था और बाकी सेल्स टैक्स एग्जेम्पशन हाई स्पीड डीजल ऑयल के लिए वगैरह ये किया गया था। बाकी सब्सिडीज भी दी जाती है नेट परचेज करने के लिए, डीप फ्रीजर्स, आइस बॉक्स परचेज करने के लिए, पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, लाइफ सेविंग जैकेट्स वगैरह, टेक्निकल इक्विपमेंट्स अवेलेबल करने के लिए फॉर पुअर फिशरमैन। तो उनके लिए ये सारी परचेजेस सब्सिडीज दी जाती है इन पे। तो ये जो है ग्लोबल ग्रुप ये डिमांड कर रहा है कि ये सारी सब्सिडीज जो है, जो इलीगल, अनरेगुलेटेड, अनरिपोर्टेड फिशिंग IUU फिशिंग को दी जाती है, उसको बैन करना चाहिए, क्योंकि फिलहाल फिशिंग अनसस्टेनेबल हो चुका है। देयर इज ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फिशेस रिसोर्सेज, सो दिस इज रिजल्टिंग इन द इट बीन अनसस्टेनेबल। क्योंकि फिशिंग अगर नॉर्मल लेवल पे हो रहा है तो रिप्रोडक्शन, रिप्लेनिशमेंट हो जाता है, पर अगर ओवर एक्सप्लॉयटेशन होता है तो ग्लोबली देखा जा रहा है कि फिशरीज रिसोर्सेज कम होती जा रही है। तो अब ये डेवलप्ड ग्रुप है, डेवलप्ड ग्रुप किसको टारगेट करेगा? इलीगल, अनरेगुलेटेड, अनरिपोर्टेड जो होगी वो स्मॉलर फिशरमैन भी इन्वॉल्व होगी, इलीगल में शायद और भी इन्वॉल्व हो, पर जो अनरेगुलेटेड, अनरिपोर्टेड है जनरली स्मॉल स्केल पे होता है, तो वो ड्रास्टिकली अफेक्ट होगी। तो ये एक पॉइंट है जो इंडिया भी सामने रख रहा है कि हम इस पे एक्शन नहीं ले सकते क्योंकि मेनी पुअर वुड ऑल्सो बी अफेक्टेड। बट इसके ऊपर फिलहाल ज्यादा कुछ एक्शन ना भी हो, क्योंकि WTO मेंबर्स के बीच में भी अभी यूनानिमिटी नहीं है, एक आवाज नहीं है कि ये IUU फिशिंग एक्चुअली होता क्या है। तो ये पहले क्लियरिटी आए, फिर इसके ऊपर कोई मेजर्स लिए जाएंगे। तो फिलहाल ये एक और चीज है जो न्यूज में है। तो वही कहा जा रहा है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज के डिमांड्स है, जो दोहा डेवलपमेंट एजेंडा के अंदर भी आते हैं, जो वो WTO के सामने है, उनके ऊपर कुछ एक्शन नहीं लिया जाता, वहां कंसेंसस नहीं आता, और डेवलप्ड कंट्रीज के ये सारे जो डिमांड्स है वो प्रायोरिटी पे आ जाते हैं। तो देखते हैं, अब हम आगे भी इस बारे में सुनेंगे IUU फिशिंग, तो हम देखेंगे तभी भी फिर से न्यूज में। तो आज के लिए यही है। थैंक यू।